नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब खान, जो सर्वोदय स्कूल बरेली मध्य प्रदेश में इंग्लिश के टीचर हैं, और साथ ही मौजूद हैं स्वाति सूर्यवंशी, जो सर्वोदय स्कूल में 11th पीसीएम की स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। स्वाति, आपकी ओर रुख करूंगी। आपसे जानना चाहेंगे कौन सा सब्जेक्ट मैथ साइंस आपने लिया है, जैसे कि जानकारी मिल रही है, और आप कैसे अब आगे अपने करियर को देखती हैं, क्या बनना चाहती हैं और कैसे उसकी तैयारी करती हैं? Thank you for giving this opportunity first of all, but I am a student of class 11th PCM and आगे मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, पहले से ही तैयारी कर रखी कैसे क्या स्टेप्स लेने हैं मुझे आगे, और टीचर्स की भी बहुत हेल्प रहती है, सब बहुत मोटिवेट करते हैं आगे फ्यूचर में क्या करना है कैसे करना है। उन्हीं के मोटिवेशन के कारण मैं आज यहाँ पर इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ, और टीचर्स हर चीज़ में इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से डाउट्स क्लियर करते हैं कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे जो मेरा ड्रीम है आईएएस बनना, उसके लिए मैं कम्प्लीटली प्रिपेयर हूँ। आगे जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टीचर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आगे बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो आईएएस के लिए आपने रिसर्च करी या किसी टीचर ने आपको सजेशन दिया है कि आपको आईएएस के लिए आगे परस्यू करना चाहिए? नो, ये तो मेरा बचपन से ड्रीम है कि मुझे आईएएस बनना ही है, और फिर टीचर्स ने इतना मोटिवेट किया है, इतना सपोर्ट किया है, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आगे जाके कोई भी बेसिक प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता है आगे जाके हम कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा कुछ प्रिपेयर ही नहीं होता, आगे ये कैसे हो गया, कोई कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा। इसलिए टीचर्स ने बहुत अच्छे से हेल्प की है, फुल मोटिवेट करते हैं, और आगे जाके मैं बहुत ट्राई करूँगी कि बंसल ग्रुप में अगर ये आईएएस की और कुछ नीतियाँ बनती हैं तो मैं यहीं पर पढ़ाई आगे करना चाहूँगी। आप बिल्कुल निश्चित रूप से चाहेंगे कि आपने जो सपना देखा है वो ज़रूर साकार हो। चलिए मुजीब सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से स्वाति बता रही हैं कि वो आईएएस बनना चाहती हैं, टीचर्स ने उनको सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, तो क्या मानना चाहिए, शिक्षकों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चा जो सोचता है उसमें? जी बिल्कुल, शिक्षकों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि पेरेंट्स के बाद जो स्टूडेंट्स स्कूल में आता है तो टीचर्स ही सही गाइडेंस देते हैं स्टूडेंट्स को, उनके गोल डिसाइड करवाते हैं जिससे कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। और कुछ ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में नहीं बता पाते हैं अपने बच्चों को कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो जो टीचर रहते हैं वो स्टूडेंट्स का माइंड रीड करते हैं, उनका इंटरेस्ट देखते हैं कि किस फील्ड में इनका इंटरेस्ट है, उसके बाद वो उनका गोल सेट करा के उससे रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि हेल्प करते हैं कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें और लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। तो जो शिक्षकों का बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे कि स्टूडेंट्स का चहुमुखी विकास हो सके और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। बिल्कुल सर, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह भी योगदान दे रहा है और ये प्रयास कर रहा है कि हर तबके तक शिक्षा का ये जो योगदान है वो पहुंचे, लेकिन आप उसे किस तरह से देखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए प्रेरणा जी, जैसा कि बंसल समूह का उद्देश्य है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, तो बंसल समूह एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य लेकर चल रहा है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। तो बंसल समूह के अगर योगदान को देखें तो विभिन्न फील्ड्स में बंसल समूह के योगदान है। कंस्ट्रक्शन के सेट में बंसल समूह के बहुत अच्छे योगदान है, हेल्थ के सेक्टर में भी, हेल्थ के फील्ड में भी काम कर रहा है। अभी हमारे यहाँ पर जो 4 लाइन्स का वर्क चल रहा है वो बंसल समूह ही उसको कर रहा है, और बंसल समूह का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी जो नीतियाँ हैं, अगर नीतियों को देखें तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बंसल समूह में परसेंटेज के बेस पे स्कॉलरशिप दी जाती है। जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट होते हैं उनको 85% के बेस पे स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं आगे, तो करीब करीब उनकी जो फीस है वो लगभग माफ़ हो जाती है। इसके अलावा बसेस सर्विस जो हैं, जैसे कि ओबेदुल्लागंज है, विदिशा है, रायसेन, मंडीदीप, फ्री बस सर्विसेज चल रही हैं, ये भी बहुत ही अच्छी नीति है। और इसके अलावा न्यूनतम शुल्क में उत्तम शिक्षा बंसल समूह के द्वारा दी जा रही है, और
कैंपस सिलेक्शन की अगर बात करें तो बंसल समूह में कैंपस सिलेक्शन की भी जो प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी है कि इन्फोसिस, विप्रो और अमेज़ॉन जैसी कंपनीज़ यहाँ पे आके विज़िट करती हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उनका प्लेसमेंट होता है अच्छी कंपनीज़ में। तो जो नीतियाँ चल रही हैं बंसल समूह की, ये काफ़ी सराहनीय है कि बंसल समूह शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ये तारीफ़ काबिल है। बिल्कुल, प्रयास भी यही रहेगा कि आगे भी हम इस तरह से योगदान देते रहें शिक्षा के क्षेत्र में। स्वाति, टेक्निकल एजुकेशन आप समझती ही होंगी क्योंकि आप पीसीएम स्ट्रीम से बिलोंग करती हैं। क्या लगता है बंसल समूह की किन नीतियों को टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में पसंद करती हैं आप? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि बंसल जो इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप है, उसमें बहुत सारी नीतियाँ हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई हैं। जैसे कि बेस्ट जो है स्कॉलरशिप, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप के माध्यम से वो आगे आते हैं, क्योंकि वो टैलेंटेड होते हैं लेकिन ना वो फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए बंसल ग्रुप की सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा नीति है वो मुझे यही लगी है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। चलिए मुजीब सर, आपसे जानना चाहेंगे बंसल समूह के द्वारा ये जो टेक्निकल एजुकेशन दिया जा रहा है वो हर वर्ग और हर क्षेत्र तक पहुंचाया जाए, उपलब्ध हो सके, इसके लिए और क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए प्रेरणा जी, बंसल समूह में विशेषज्ञों की टीम ऑलरेडी इस फील्ड में वर्क कर रही है कि हर वर्ग तक जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको पहुंचाई जा सके। फिर भी यहाँ तक मेरा मानना है कि बंसल समूह को अब तक उन लोगों तक अप्रोच करना चाहिए जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उस तबके तक भी हमें पहुँचना होगा। उस तक अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि हम कॉलेजेस को देखें कि बंसल समूह के जो टेक्निकल जो कॉलेजेस चल रहे हैं वो भोपाल जो महानगर है, जैसे कि भोपाल है, हमारा जबलपुर है, इंदौर है, इसके अलावा कुछ ऐसे तबके हैं, कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। अगर बात करते हैं पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स की ये मानसिकता है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है इसमें खर्च ज़्यादा आता है तो उनको थोड़ी सी महंगी लगती है। इस वजह से बंसल समूह को इस फील्ड में पेरेंट्स तक अप्रोच करना चाहिए और स्कूल लेवल पर कुछ सेमिनार कराकर जो पेरेंट्स है उनको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए यदि पेरेंट्स अवेयर होंगे, पेरेंट्स को पता होगा कि टेक्निकल फील्ड में कितना खर्चा आता है और इसके साथ साथ किस तरीके से स्कोप है, हम गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भी लाभ छात्रों को दिलवाया जा सकता है, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो भी अवेयर हों, उनको भी मोटिवेट करना ज़रूरी है। और बंसल समूह इस फील्ड में बेहतर से बेहतर कदम उठा सकता है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों के तबके तक पहुंचा जाए, कुछ आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं वहां तक हम पहुंचकर टेक्निकल एजुकेशन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से भी, जिससे कि जो अवेयरनेस है वो पेरेंट्स में भी आए, स्टूडेंट्स में भी आए। जो उनकी मानसिकता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, हालांकि थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये चीज़ क्लियर कर देना चाहिए जिससे कि पेरेंट्स हैं वो भी इस फील्ड में अपने बच्चों को आसानी से भेज सकें और अपने बच्चों के सपनों को साकार कर सकें। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को भी अब इस बात को लेकर अवेयर करना चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन महंगा नहीं है और इस क्षेत्र में भी बच्चों को पहुंचाना चाहिए, आगे भेजना चाहिए। चलिए स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा तो अपनी ओर है लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो आप उसको कैसे देखती हैं, अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करती हैं? सबसे बड़ी बात ये कि शिक्षा के लिए बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्या आपको लगता है ये? हाँ, जब तक हेल्दी नहीं होंगे हम स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते। फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर फिज़िकल हेल्थ अच्छी है लेकिन मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप फोकस नहीं कर सकते, अच्छे से आपका माइंड वर्क नहीं करेगा कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि फिज़िकली फ़िट रहने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग उठकर डेली वॉक पर जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट, और ख़ासकर मेडिटेशन से आपका जो माइंड है बहुत फ्रेश फील होगा आपको और बहुत शार्प होती है आपकी मेमोरी। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ कही है स्वाति ने कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, वही सबसे बड़ी दौलत है हमारी। चलिए मुजीब सर, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चे जब आपके स्कूल में रहते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे हताश हो जाते हैं, परसेंटेज कम आते हैं तो भी हताश हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि यही सब्जेक्ट लेना है। ऐसे बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एवरीबॉडी हैज़ सम अदर टैलेंट्स। सब में किसी में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो ये जो टैलेंट होता है तो उसको हमें परखना चाहिए, हमें उसको पहचानना चाहिए कि उनका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। क्योंकि देखिए कि हम बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, एक्चुअल में वो कुछ और बनना चाहता है। तो जब बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो हम करियर काउंसलिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनके इंटरेस्ट को देखा जाता है, उनके माइंड को रीड किया जाता है कि एक्चुअल में बच्चा करना क्या चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो तो वो दूसरी फील्ड में भी अच्छा ना हो। जब हम उसको तीनों चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, मंच, माइक, मैदान। मंच, माइक, मैदान से मतलब ये है कि हम जो एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को, जैसे कि हम डिबेट कंपटीशन या फिर ग्रुप डिस्कशन कराते हैं या स्पोर्ट्स गेम्स कराते हैं या बच्चों से किसी भी तरह की एंकरिंग वगैरह करवाई जाती है, तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि बच्चे का किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो फिर हम पेरेंट्स से मीटिंग करते हैं और पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आपका बच्चा इस फील्ड में स्किलफुल है, इसमें ये आगे बढ़ सकता है यदि इसको आप स्पोर्ट्स में डालते हैं या फिर आप इस फील्ड में डालते हैं। यदि आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं और बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और फील्ड में है, तो ये पेरेंट्स की मीटिंग करके उनको बताया जाता है। और साथ में बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए हम एक जो काम करते हैं कि जो एक्सपर्ट है जिस फील्ड के, उनको स्कूल में बुलाकर सेमिनार कराए जाते हैं, बच्चों को उस फील्ड से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि अगर आपका बच्चा इस फील्ड में जाता है तो उसके क्या स्कोप है लाइफ में, वो आगे क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। साथ में हम विज़िट भी कराते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल से कुछ जो बच्चे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम उनको हॉस्पिटल की विज़िट कराते हैं, बैंकर बनना चाहते हैं तो उनकी बैंक की विज़िट कराते हैं, या कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन की विज़िट कराकर उनको वो चीज़ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कराई जाती है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि देखिए कि कोई एक बच्चा है, उसके मार्क्स कम आते हैं जैसे कि आपने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको मार्क्स लेके उसी के बारे में हम पूछे कि भाई आपके मार्क्स क्या, उसने प्रैक्टिकल क्या सीखा, ईमानदारी से उसने क्या कुछ स्टडी किया, क्या सीखा, ये मैटर करता है। आजकल होता क्या है कि पेरेंट्स या किसी को भी देखो तो वो सबसे पहले यही पूछता है कि आपके मार्क्स कितना है, लेकिन हम जो फोकस करते हैं वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा करते हैं कि बच्चा खुद से कितना सीख रहा है, सेल्फ लर्निंग कितनी कर रहा है, उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। इस तरीके से उसकी करियर काउंसलिंग की जाती है जिससे कि वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सके, अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को क्लियर करके अपने सपनों को साकार कर सके। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हमेशा उसको अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए और इसी के लिए प्रेरित करते हैं मुजीब सर जिस प्रकार से बता रहे हैं। स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे, आपने लक्ष्य रखा है कि आपको आईएएस बनना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है आपका? क्योंकि आईएएस बनने के लिए निश्चित रूप से पढ़ाई बेहतर करनी पड़ती है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो जनता की सेवा करने के लिए पहले जनता को समझना और अपनी जो पढ़ाई है, अपने जो विषय हैं, उसमें पारंगत होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे फर्स्टली तो मैं टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। सुबह जल्दी उठना 4 या 5 बजे, सुबह जल्दी उठकर अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करने के बाद रोज़ सुबह स्टडी को टाइम देना। उसके बाद जो भी अपना काम है, स्कूल जो भी है, स्कूल से आने के बाद फिर कंटिन्यू आप फ्रेश होने के बाद स्टडी करिए। और कंटिन्यू स्टडी भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। जो आपको पसंद हो, हॉबी हो आपकी, वो कीजिए जिससे आपको फ्रेश फील हो। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए और फिर एंड में बस आप जल्दी उठेंगे मॉर्निंग में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है। माइंड एकदम फ्रेश होता है, ब्लैंक होता है, तो हम कुछ भी पढ़ते हैं वो माइंड में बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए तो मॉर्निंग में पढ़ना बहुत अच्छा होता है और सुबह टाइम मैनेजमेंट करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, पढ़ने के अलावा एक बात और जानना चाहेंगे स्वाति, क्या कुछ हॉबीज़ हैं आपकी? क्या लगता है आपको कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वो पढ़ाई में फोकस करने में ज़्यादा हेल्प करती हैं? हाँ, डांसिंग मेरी हॉबी है। डांसिंग करके एकदम फ्रेश फील होता है, जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो माइंड में फिट होता है। फिर ऐसा बर्डन सा नहीं बनना चाहिए ना, कंटिन्यू अपन स्टडी कर रहे हैं तो माइंड में ना एक स्ट्रेस आ जाता है, मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। तो थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जैसे मेरी हॉबी है डांसिंग, तो मैं 1 आवर तो कम से कम अपने पढ़ाई से हटकर डांसिंग को देती हूँ। तो डांस जब स्कूल में भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट करती हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए मुजीब सर, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्या लगता है कैसा योगदान होता है इंग्लिश का जब बच्चे के करियर की बात आती है?
देखिए, अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का इस तरीके से माइंड सेट किया जाता है कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। तो इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरीके से लिया जाए, ना कि इसको एक सब्जेक्ट की तरीके से देखा जाए। तो जब स्टूडेंट्स सीखता है तो हमने जिस तरीके से हिंदी सीखी है उस तरीके से हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं। पहले स्टूडेंट्स का डर को ख़त्म किया जाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इंग्लिश हुई, मैथ हुई, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उनको थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो सबसे पहले बच्चों का, स्टूडेंट्स का माइंड सेट किया जाता है कि आपको इनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जिस तरीके से और भी लैंग्वेज है, जैसे हम बात करते हैं हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, इस तरह की और भी लैंग्वेजेस हैं, तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो आप अगर इसको अपनी लाइफ में उतारेंगे और आप इसको सीखेंगे तो हम बिल्कुल इसको सीख सकते हैं और डे टू डे लाइफ में हमारा बहुत यूज़ है। इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश आज के टाइम में देखें तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लैंग्वेज है। तो बच्चा इस चीज़ को सीख भी सकता है और लाइफ में इसकी हेल्प से वो आगे भी बढ़ सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से इंग्लिश को परिभाषित कर रहे हैं, आपके स्कूल में बच्चे भी उसी तरह से इंग्लिश को समझते होंगे और एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज लेकर उस भाषा को पढ़ते होंगे। चलिए सर, एक और बात, सब पढ़े सब बड़े बंसल समूह का एक उद्देश्य है, उसको हर विद्यार्थी तक पहुंचाना है, ये लक्ष्य भी है हमारा, लेकिन उसके लिए और क्या करना चाहिए हमें? देखिए, सब पढ़े सब बड़े, उसके लिए अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमें उस तबके तक पहुंचना होगा जिस तबके तक हम अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। अप्रोच करना होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और साथ में हमें सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो स्कॉलरशिप बेस, उस पर एडमिशन कराया जाना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं संस्था के लेवल पर भी कुछ ऐसे टेस्ट कराना चाहिए स्कॉलरशिप से कि जिससे कि वो बच्चे जो फ़ीस की वजह से स्टडी नहीं कर सकते हैं या जिनके पेरेंट्स हैं पैसे की वजह से वो उनको कॉलेजेस में एडमिशन नहीं करा सकते हैं, तो उनके अंदर एक अवेयरनेस लाना चाहिए। और संस्था के स्तर पर भी हम स्कॉलर टेस्ट कराकर उसका लाभ उठाकर बच्चों को स्टडी करवा सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स कंटिन्यू अपनी स्टडी रख सकें। और जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि इस फील्ड में हम जाएंगे तो ये थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, तो वो उनके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए और जो स्कॉलरशिप है उसको बच्चों तक दिलवाकर, उसका लाभ दिलाकर उनकी हम स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर। इसको निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हम आगे भी इस तरह से अपने उसमें ला सके, मैनेज कर सके और सब पढ़े सब बड़े का ये जो नारा है उसको आगे सुचारू रूप से चला सकें। स्वाति, आपकी ओर रुख करूँगी। आप जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि स्वाति काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस दिखाई दे रही हैं अपने एम में, क्योंकि उन्होंने बताया वो मेडिटेशन करती हैं, रेगुलर रूटीन से वो पढ़ाई करती हैं और उसके साथ ही डांस को भी टाइम देती हैं। लेकिन स्वाति, अगर बात की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, फिलहाल देखा जाए कोरोना का संकट काल है, तो आपकी पढ़ाई जो है वो भी सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, लेकिन कैसे देखती हैं आप, कैसा यूसेज उसका करना चाहिए? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि एक वस्तु के दो पहलू होते हैं। जैसे वन कॉइन्स एक हेड और टेल होता है, वैसे ही एक बैड होता है और एक गुड होता है। अगर हम सोशल मीडिया गुड वे में यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी, और अगर बैड वे में यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। जैसे मैं अपनी स्टडी में इतना फोकस्ड रहती हूँ, अगर कोई डाउट होता है मैं तभी सोशल मीडिया को यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि सर ने कुछ होमवर्क दिया है, यार ये बना कर लाना है, आपको पोस्टर बना के लाना है एग्ज़ाम्पल में, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जाकर देख लेंगे और उसे कॉपी करके ले आते हैं। तो इससे ना माइंड पे बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, आप माइंड का यूज़ ही नहीं कर रहे हो। तो इसलिए सोशल मीडिया के आउट ऑफ भी आपको माइंड यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आप आगे कुछ ना कर पाओ। ये तो बहुत अहम बात कही है स्वाति आपने कि एक क्रिएटिविटी के लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया यूसेज से वो जो बच्चे होते हैं वो सेम टू सेम एज इट इज़ बना के ले आते हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खो जाती है। मुजीब सर, आपसे जानना चाहेंगे, स्वाति ने जिस तरह से बताया था कि वो पढ़ाई के साथ किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को भी टाइम देती हैं, आपके स्कूल की भी बात कर लेते हैं, स्कूल में क्या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, और अगर बात की जाए आपकी एज अ टीचर, तो आप क्या समझते हैं बच्चों को हर तरह से और हर क्षेत्र में पारंगत होना चाहिए? देखिए, बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए हम बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग
कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं और हमने हमारे स्कूल का जो माहौल है वो ऐसा बनाया हुआ है कि इतना इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। ख़ास करके इसका मैं क्रेडिट अपने संस्था के डायरेक्टर सर को देना चाहूँगा कि डायरेक्टर सर ने संस्था का माहौल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है कि बच्चा खुशी खुशी स्कूल आता है। जैसे कि कुछ बच्चों की ये मानसिकता होती है कि स्कूल उनको बोरिंग लगता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। बच्चा इंटरेस्ट के साथ स्कूल आता है क्योंकि हम जो एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे कि हम बच्चों से प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी में अच्छे नहीं है, लेकिन वो जब हम साइंस एग्जीबिशन कराते हैं तो कुछ वर्किंग मॉडल भी बनाकर स्टूडेंट से लेकर आते हैं। कुछ अच्छे और गेम्स हम कराते हैं, साथ में सेमिनार कराते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि बच्चों का जो अदर फील्ड में इंटरेस्ट है वो निकल कर सामने आ सके और हम उनको उस रास्ते पर आगे बढ़ा सकें और उनको हम एक पॉलिश करके उनको अच्छे तरीके से उस फील्ड में हम उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अचीव करने के लिए हम एक हेल्प कर सकें। बिल्कुल स्वाति, अब आपको बहुत से बच्चे सुन रहे हैं, आपकी हम उम्र के कहें, बहुत से पेरेंट्स सुन रहे हैं और बहुत से टीचर्स भी आपको शायद सुन रहे होंगे। तो ऐसे में अब आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी अपने हम उम्र स्टूडेंट्स को? मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी को अपनी हेल्थ के, स्टडी तो कर रहे हो आप, लेकिन हेल्थ पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए और अपने गोल ज़रूर डिसाइड करना चाहिए। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया है प्रॉपरली तो आपने आधा रास्ता वैसे ही तय कर लिया है। तो इसलिए गोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेज कर चलोगे, टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप सक्सीड ज़रूर होगे। बिल्कुल, तो सबसे अहम बात स्वाति जो कह रही हैं वो ये कि गोल डिसाइड करना सबसे आवश्यक होता है, क्योंकि अगर बच्चे ने गोल डिसाइड कर लिया तो उसको पता है कि उसकी जो एनर्जी है, उसका जो पावर है, उसको किस दिशा में आगे ले जाना है। मुजीब सर, आपसे भी एक संदेश चाहेंगे कि आप पेरेंट्स को भी एक संदेश दीजिए, इसी के साथ जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं अपने करियर में आके और बेहतर, ये भी संदेश आपसे चाहेंगे आप दीजिए। देखिए, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल देना चाहिए, ये सोच को चेंज कर देना चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप छोटी जगह से बिलोंग करते हैं कि बड़ी जगह से बिलोंग करते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है, साथ में आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, ये मुद्दा नहीं है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितने ज़्यादा क्यूरियस हैं, कितने ज़्यादा जिज्ञासु हैं, अपने लक्ष्य को लेकर कितने ज़्यादा आप सीरियस हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की यह मेंटालिटी होती है कि हम हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, छोटी जगह से हैं, वहाँ पर संसाधन रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ये चीज़ एक बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं बच्चों को रोकती है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, तो हमें इन डिफ़िकल्टीज़ से डरना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाता जाना चाहिए, हमें उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते जाना चाहिए। देखिए, लाइफ में एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स में लाइफ नहीं होती। अगर हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं तो मैं पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि यदि आपका बच्चा या बच्ची किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होता है तो उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उसका वो ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम था। लाइफ में उसको अभी और भी एग्ज़ाम्स फेस करना है, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल क्यों हुए, बल्कि ये देखना चाहिए कि बच्चे ने खुद से क्या कुछ सीखा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को अपनी जो लर्निंग है वो कभी रोकना नहीं चाहिए। ऑलवेज डिज़ायर टू लर्न समथिंग न्यू, हमेशा कुछ सीखने की डिज़ायर होना चाहिए, कुछ सीखते रहना चाहिए। यहाँ कहीं से भी आपको नॉलेज मिलता है तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज़ लर्नर। तो आपको यही समझना चाहिए कि हम एक लर्नर हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको हमेशा लर्न करने की डिज़ायर रखना चाहिए, ऑलवेज कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, आपको लर्निंग कभी नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल, तो लर्निंग कभी नहीं रोकना चाहिए, एवरीबॉडी इज़ अ लर्नर, जो एक बहुत अच्छा संदेश सर ने दिया है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।